Good morning to all my students and the participants. Yesterday we started the topic, the first element of a valid contract, that is the capacity to contract, कि धारा 11 में दिया है कि संविदा का सक्षम पक्षकार कौन कौन से हैं, संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। तो उसमें यही दिया था कि who has attained the age of majority, who is of sound mind, and who is not disqualified by law or competent to contract। अर्थात संविदा करने के लिए वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित्त का होना चाहिए और विधि के द्वारा अयोग्य घोषित ना हो। इसके बाद हमने माइनर्स एग्रीमेंट का नेचर क्या है, इसमें से हमने मोहरी बीवी के केस को डिस्कस किया था जो 1903 में प्रिवी काउंसिल ने निर्णीत किया था। आज हम इसी के अंतर्गत कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट चालू कर रहे हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द इफेक्ट्स इफ द माइनर मेक्स द एग्रीमेंट। कि माइनर संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन यदि कर लेता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, इस विषय पर चर्चा करनी। तो मोहरी बीबी के केस में तो ये साफ साफ रूलिंग आ गई थी कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो, कि अवयस्क के द्वारा किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य होता है। आज इसके जो कुछ हेड्स हैं, शीर्षक हैं, उनके अंतर्गत अवयस्क के द्वारा किए गए कार्य का जो प्रभाव है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला है मिसरिप्रेजेंटिंग ऑफ एज क्रिएट्स नो स्टिपल अगेंस्ट द माइनर। अर्थात यदि अवयस्क ने अपने उम्र को गलत बताया है, मिथ्या कथन किया है या कपट करके कहा है, तो वो अपने को केस के अंतर्गत अवयस्क बताने के लिए, जब उसने संविदा की तब अपने को वयस्क बताया, दिस इज द मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी मिथ्या कथन किया। और इसके बाद जब केस चालू हुआ तो उसने अपने को अवयस्क बताया, तो उसको अवयस्क बताने से रोका नहीं जा सकता। अर्थात उसके विरुद्ध विबंध का सिद्धांत यानी रूल ऑफ स्टिपल विल नॉट अप्लाई। कहने का अर्थ यह है, इफ ए माइनर फ्रॉडुलेंटली और falsely represents his age and induces the other party to enter into agreement, then the minor cannot be stopped to set up his defense, to set up his infancy in an action in the court। अर्थात यदि कपट करके या झूठ बोलकर उसने अपनी उम्र को ये बताया कि मैं वयस्क हूं और इसके बाद दूसरे को उत्प्रेरित किया कि वो उसके साथ संविदा करे, तो संविदा होने के बाद उसको किसी भी न्यायिक कार्यवाही में अपने को अवयस्क बताने से रोका नहीं जा सकता। रूल ऑफ स्टिपल विल नॉट अप्लाई, मीन्स द लॉ ऑफ स्टिपल कैन नॉट बी इन्वोक्ड in aid to validate that which is void under the law। The reason behind law protects the minor from contractual liability।
and hence the doctrine of estoppel cannot defeat this law. अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए विधि द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान की गई है। अतः रूल ऑफ estoppel इस विधि को डिफीट नहीं कर सकता, इसको निष्फल नहीं कर सकता। ये इसका मतलब है कि even though the minor has misrepresented his age while entering into the agreement, he cannot be stopped to plead his infancy during the proceeding in the court. Means rule of estoppel will not apply against the minor, because rule of estoppel does not apply against the statute, and minor is protected by the statute, that is section 11. दूसरा शीर्षक है कि अवैध के द्वारा किए गए करार का क्या प्रभाव होता है, कि नो लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट आर इंटर्ड arising out of contract. Since the minor is incapable to give the consent, so whatever contract is made by him, they are no contracts. They cannot be enforced. They are void. They are absolutely void. कहा जाता है। एक केस जॉनसन वर्सेस पाई का 1665 में आया था कि एक अवयस्क ने कुछ रुपए उधार लिया और अपनी उम्र गलत बताकर, then he cannot be made to repay that amount in the form of damages for deceit. कहने का अर्थ यह है कि दूसरा शीर्षक की नो लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट आर इंटर्ड एराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी अवैध का उत्तरदायित्व ना तो कॉन्ट्रैक्ट में होगा ना उस टार्ट में होगा जो कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न हुआ है। तो जॉनसन वर्सेस पाई के केस में जो ऋणदाता थे उन्होंने अवैध के खिलाफ केस किया और ये मांग की कि ही हैज कमिटेड द फ्रॉड विद अस। उन ऋणदाताओं ने कहा कि इस अवैध ने हमारे साथ धोखा किया है। अतः उन्होंने इस केस में डैमेजेस फॉर डिसीट के लिए क्लेम किया कि इसने जो धोखा दिया है अतः हमें क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। न्यायालय ने कहा कि infants cannot be held liable for the contract in the form of tort. उसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है और इसके लिए यदि टार्ट के रूप में आप कोई पक्षकार क्लेम करता है तो अवैध को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। We cannot allow to claim the contractual obligations in the form of tort, and if it is allowed, then all the children of England, all the blue-eyed children of England will be ruined. यदि हमने कहीं इसको अलाउ कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट के क्लेम को टार्ट के रूप में क्लेम करें, तो जितनी नीली आंखों वाले बच्चे हैं इंग्लैंड के वो सभी बर्बाद हो जाएंगे। जॉनसन वर्सेस पाई के केस में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा एक केस आया जेनिंग्स वर्सेस रंडाल का इन 1799 में। इसमें भी न्यायालय ने यही कहा वहां कि यू कैन नॉट कन्वर्ट ए कॉन्ट्रैक्ट इनटू टार्ट फॉर सुइंग एन इन्फेंट, कि अवैध के विरुद्ध वाद चलाने के लिए आप किसी संविदा को टार्ट में संपरिवर्तित नहीं कर सकते।
अर्थात कॉन्ट्रैक्ट के क्लेम को आप टार्ट के रूप में क्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस द क्लेम अंडर टार्ट इज अराइजिंग आउट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए इस सिद्धांत को इंडिया में भी फॉलो किया गया। हरिमोहन वर्सेस डुलुमिया 1934 में कलकत्ता हाई कोर्ट में, और इंग्लैंड में फिर 1914 में लेस्ली वर्सेस सैल का केस आया। इसमें भी न्यायालय ने यही कहा कि infant cannot be sued for a wrong if it is directly connected with the contract. If the tort is independent, then the infant can be held liable for it. इंग्लैंड में अगेन एक केस आया बर्नार्ड वर्सेस हैगिस का, जिसमें से एक लड़के ने क्या किया था, माइनर ने क्या किया था कि उसने एक घोड़ी किराए पर ली सवारी के लिए। तो घोड़ी के मालिक ने कहा कि इसको आप जंपिंग के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। उस लड़के ने क्या किया कि उसने सवारी किया, इसके बाद उस घोड़ी को अपने मित्रों को दे दिया। मित्रों ने उसे जंपिंग में प्रयोग किया और घोड़ी मर गई। न्यायालय ने कहा दिस इज प्योर ए टार्ट एंड माइनर इज लाइबल फॉर इट, माइनर इज लाइबल अंडर टार्ट। और सबेस को जो है उत्तरदायी माना, कारण कि टार्ट इज इंडिपेंडेंट नॉट अराइजिंग आउट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो तीसरा हेड है वो आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थापना का सिद्धांत। प्रत्यास्थापना का सिद्धांत का अर्थ यह होता है कि मान लिया माइनर ने किसी दूसरी पार्टी से संविदा किया, अब माइनर ने कोई लाभ प्राप्त कर लिया, कुछ रुपए एडवांस ले लिए जैसे, तो क्या उन रुपयों को लौटाने के लिए माइनर को बाध्य किया जा सकता है या नहीं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाती है, जो लॉ ऑफ इक्विटी का विषय है। ठीक है ना। तो मोहरी बीबी के केस में भी 1903 में लॉ ऑफ इक्विटी को टच किया गया था। अपने यहाँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उस समय जो चलता था 1877 का था, जिसकी धारा 41 थी, जिसमें यह था कि इफ ए पार्टी अप्लाइज फॉर कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट he may be ordered to restore the benefit or give the compensation to the other party if the justice requires। ये एक डिफेंस ली गई थी मोहरी बीबी के केस में। तो प्रिवी काउंसिल ने ये कहा था कि इफ द रियल फैक्ट इज नोन टू द पार्टी then the minor cannot be compelled to restore the benefit। अतः इसको अलाउ नहीं किया था। 10,500 रुपये उसने ले लिया था एडवांस में, धर्मदास घोष ने, जो अवयस्क था, और उसको लौटाने के लिए कहा गया था कि ये लौटाए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 41 के तहत। तो न्यायालय ने कहा कि उसकी अवयस्कता के विषय में मोहरी बीवी के पक्षकार को पता था, और जब सत्य पता है और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ न्याय की ऐसी मांग नहीं है। जस्टिस डज नॉट रिक्वायर दैट द माइनर शुड बी ऑर्डर्ड टू पे बैक द एडवांस। ये बात वहाँ उठाई गई थी। इसके बाद इंग्लैंड का एक केस आया 1914 में, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के विषय में बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ था। लेस्ली आर लिमिटेड वर्सेस सैल 1914 का केस था, जिसमें से इसको डिस्कस किया गया था। 1914 केस में यह था कि
एक अवयस्क था जो मनी लेंडर्स को धोखा देकर 400 पाउंड उधार ले लिए। धोखा देने का मतलब ये उसने ये कहा कि मैं वयस्क हूं, यद्यपि वो अवयस्क था। ये कहकर उसने ऋणदाताओं को धोखा दिया और 400 पाउंड उधार ले लिया। इसके बाद उसने अदा किया नहीं। जब ये केस दायर हुआ तो मनी लेंडर्स ने इस रकम को वापस पाने के लिए 3 आधारों पर अपना बचाव किया। पहला तो ये कि डैमेजेस फॉर फ्रॉड, कि जो उसने धोखा दिया है या कपट करके हमसे ऋण लिया है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति। न्यायालय ने कहा कि वी कैन नॉट कन्वर्ट द कॉन्ट्रैक्ट इनटू टार्ट। हम किसी भी माइनर को कॉन्ट्रैक्ट के लिए टार्ट के अंतर्गत दोषी नहीं मान सकते, उत्तरदायी नहीं मान सकते। एंड ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव बैक द मनी। दूसरा ग्राउंड लिया उन्होंने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का न्यायालय ने कहा कि दिस इज नॉट द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, द माइनर एंड द अदर पार्टी मेक द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, hence the question of quasi contract does not arise, and he cannot be compelled to restore back the benefits। और तीसरा उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के संबंध में इस केस में, लेस्ली वर्सेस सेल के केस में, न्यायालय ने यह कहा कि इफ द इन्फेंट obtains the property or goods, he can be compelled to restore it provided it is traceable in his possession। कि यदि किसी अवयस्क ने कोई संपत्ति या कोई वस्तुएं लिया है तो उसको इसको लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, बशर्ते ये संपत्ति और ये वस्तुएं उसके कब्जे में हों। पहली बात, इसी को हम कहते हैं कि दिस डॉक्ट्रिन इज नोन एज इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। प्रत्यय स्थापना का सिद्धांत इसी को कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि यदि उस अवयस्क ने उस संपत्ति या उन वस्तुओं को बेच दिया, मीन्स ही हैज कन्वर्टेड इनटू वैल्यू, देन द माइनर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू रेस्टोर इट। यदि उस अवयस्क ने बेच दिया है तो उनके मूल्य को अदा करने के लिए अवयस्क को बाध्य नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इफ द माइनर इज पेड इन कैश, hence cash cannot be identified, so the minor cannot be compelled to pay back the cash। यदि अवयस्क को नगद भुगतान किया गया तो चूंकि नगद की कोई पहचान नहीं तो उसको वापस करने के लिए आदेशित नहीं किया जा सकता। ये केस आपका लेस्ली बनाम सेल का केस था 1914 का, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन को विस्तार से चर्चा की गई और इसमें विधि के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इंडिया में रेस्टिट्यूशन की प्रक्रिया चालू हो गई थी। मोहरी बीवी में तो इसलिए नहीं लागू किया गया था क्योंकि उन्हें पता था कि वो अवयस्क है, अतः ये धारा लागू नहीं की गई थी। अन्यथा धर्मदास घोष को 10,500 जो एडवांस ले रखा था उसे लौटाने के लिए आदेशित किया जाता, क्योंकि उसने संविदा को शून्य करने के लिए केस दायर किया था। लेकिन 1910 में जो एक केस जगन्नाथ सिंह वर्सेस लालता प्रसाद का आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, इसमें से माइनर को आदेशित किया गया था कि माइनर इस संविदा को निरस्त करा रहा है तो जो भी उसने प्रतिफल ले रखा है, उस संपत्ति के बदले जो भी प्रतिफल ले रखा है, उसको लौटाने का आदेश
इस केस में दिया गया। फिर 1928 में एक केस आया जिसमें बड़ी विचित्र परिस्थितियां थी इस केस की। लाहौर हाई कोर्ट में आया 1928 में, खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। इस केस में क्या था कि लाखा सिंह प्रतिवादी अवयस्क था और खानगुल अदर पार्टी यानी वयस्क पार्टी थी। तो इसमें माइनर ने क्या किया कि वो अपनी एज को कपटपूर्वक अपने को वयस्क बताकर उसने एक प्लाट वादी को बेचने का करार किया। वादी ने उसको 17,500 रुपए दे दिए, प्रतिफल दे दिया, लेकिन माइनर ने वो प्लाट देने से मना कर दिया। जो वयस्क पार्टी थी, अदर पार्टी, उसने संविदा के अंतर्गत अपने वचन को पूरा किया, 17,500 रुपए उस प्लाट की कीमत दे दी। लेकिन अवयस्क को जो है प्लाट देना था, रजिस्ट्री करना था, तो उसने अपना वचन पूरा करने से मना कर दिया। तब वयस्क पार्टी ने अवयस्क पार्टी के विरुद्ध एक केस दायर किया। वयस्क पार्टी का मतलब खानगुल और अवयस्क लाखा सिंह। तो खानगुल ने लाखा सिंह के खिलाफ एक केस दायर किया और केस लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा। लाहौर हाई कोर्ट का ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है कि आगे चलकर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो बना 1963 में नया पारित किया गया, उसमें इस रूलिंग को रखा गया था, जो इसमें रूलिंग दी गई थी। तो वयस्क पार्टी ने माइनर के विरुद्ध केस दायर किया कि या तो मुझे प्लाट का कब्जा दिया जाए या मैंने जो 17,500 रुपए उसे प्रतिफल दे दिया है इसको वापस दिलाया जाए। ये बात उसने केस दायर किया और ये प्रेयर की न्यायालय से कि ये मुझे उपचार चाहिए। न्यायालय का सामने ये इस केस में 3 परिस्थितियां थी। 3 परिस्थितियां ये कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो, अवैध के द्वारा किया गया कार्य प्रारंभ से शून्य होता है। आता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत संविदा का विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता, अर्थात वादी को अवैध प्रतिवादी से प्लाट नहीं दिलाया जा सकता, कारण करार शून्य है। अतः नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दूसरी बात इसमें आई कि जो धारा 41 है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की धारा 41 है, इसके अंतर्गत रिलीफ तब मिलती है जब अवयस्क ने केस दायर किया। चूंकि इस केस को वयस्क पार्टी ने दायर किया है, अतः स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 41 के तहत भी कोई रिलीफ नहीं उसे मिल सकती थी। तीसरा ग्राउंड आया डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के तहत, प्रत्यस्थापना के सिद्धांत के तहत। तो इसके अंतर्गत भी उसे रिलीफ नहीं मिल सकती थी, कारण जो सिद्धांत लेस्ली बनाम सेल के केस में 1914 में इंग्लैंड में प्रतिपादित किया गया था कि इफ द माइनर हैज बीन पेड इन कैश एंड सिंस द कैश कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड देन द माइनर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू पे बैक द कैश। यदि माइनर को नगद में भुगतान किया गया है तो उस नगद को वापसी के लिए, वापस देने के लिए अवैध को बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात ये 3 आधार जो उसे मिल रहे थे वयस्क पार्टी को अपनी चीज पाने के लिए, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दूसरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत और तीसरा रेस्टिट्यूशन के अंतर्गत, तीनों के अंतर्गत उसे कोई रिलीफ नहीं मिल रही थी। बड़ी विचित्र परिस्थितियां थी इस केस की। लेकिन सर सादी लाल थे इसके चीफ जस्टिस, वन ऑफ द मोस्ट रीजन्ड जज इन इंडिया, सर सादी लाल। उन्होंने कहा कि देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन restoring the property and refunding the money, except the property can be identified but cash cannot be identified। पहली बात तो उन्होंने ये कही चीफ जस्टिस ने। All the contracts made by infants
in India are wide, but it is not so in England. And therefore, the doctrine of restitution has got wide connotation in India, wider scope in India than in England. ये बात उन्होंने कही सर शादी लाल ने, और उन्होंने ये ऑर्डर किया कि there are certain salutary principles of justice that a minor cannot take the advantage of his own fraud, and court of equity will not allow that minor should take the advantage of his own fraud. इक्विटी कोर्ट ये कभी भी अनुमति नहीं देगी कि कोई भी माइनर अपने ही द्वारा किए गए फ्रॉड यानी कपट का फायदा उठाए। अतः यहाँ पर न्यायालय ने आदेशित किया द माइनर शुड रिफंड 17,500 रुपीज टू द अदर पार्टी। ये उन्होंने जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया इस केस में। इसके बाद इसको 1963 में जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पारित किया गया, उसमें से इस प्रावधान को रखा गया। ये कहा गया कि यदि माइनर संविदा को कैंसिल करा रहा है तो वो लाभ को लौटाए या प्रतिकर दे, बशर्ते उसकी माइनॉरिटी के विषय में दूसरी पार्टी को ज्ञान ना रहा हो, तो अन्यथा लौटाने के लिए फिर भी उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अभी तक ये जो वर्तमान पोजीशन ये चल रही है अब इंडिया में इन केसेस के बाद, कि यदि माइनॉरिटी के विषय में दूसरा पक्षकार जानता है फिर भी संविदा किया है तो उसको लाभ लौटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो उसे लाभ लौटाए या प्रतिकर दे, बशर्ते न्याय की ऐसी मांग हो। ये शब्द जुड़ा हुआ है अब भी। तो ये वर्तमान पोजीशन है, और सर शादीलाल की इस रूलिंग को ही 1963 में जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पारित हुआ उसकी धारा 33 में जो है प्रोविजन रखा गया। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो अवैध के फायदे के लिए, मीन्स द एग्रीमेंट व्हिच आर बेनिफिशियल टू द माइनर। मोहरी बीवी के केस की रूलिंग वहां लागू होती है कि वयस्क ने अपने वचन का पालन कर दिया लेकिन अवयस्क ने नहीं किया। जैसे मोहरी बीवी बनाम धर्मदास के केस में क्या था कि धर्मदास घोष अवयस्क था, उसने अपनी जमीन बंधक की वादी के पास और 10,500 रुपए एडवांस ले लिए, और इसके बाद उसी माइनर ने केस दायर कर दिया कि चूंकि मैं माइनर हूं अतः जो इस संविदा को निरस्त कर दिया जाए। तो यहां पर माइनर के द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करना था। द माइनर हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट बट द अदर पार्टी मीन्स मेजर पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म। तो इस केस में उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो, कि उसके द्वारा किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य है। और यदि उसकी परिस्थिति बदलती है कि मान लिया कि वयस्क पार्टी ने अपने वचन को पूरा कर दिया, मीन्स द अदर पार्टी व्हिच मेजर हैज परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस बट द माइनर हैज परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस। मीन्स यदि कोई ऐसा करार है जिसमें अवयस्क ने अपने वचन का पालन तो कर दिया लेकिन जो वयस्क यानी मेजर पार्टी है उसने अपने वचन का पालन नहीं किया, मीन्स मोहरी बीवी से उल्टी परिस्थिति हो यदि कि करार ऐसा है कि अवयस्क ने अपने वचन का पालन कर दिया है लेकिन वयस्क ने नहीं किया, तो क्या लाभ, इस संबंध में क्या विधि होनी चाहिए, ये प्रश्न उठा। तो इसके लिए जो एक केस आया 1916 में मद्रास हाई कोर्ट के सामने, राघवाचेरियर वर्सेस श्रीनिवासा। इस केस में क्या था कि द क्वेश्चन वाज whether a mortgage executed in favor of a minor
who has advanced whole of money is enforceable by him or on his behalf। ये प्रश्न इसमें उठा था। देन न्यायालय ने यही कहा था कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिएबल आइदर बाय द माइनर और ऑन हिज बिहाफ अदर कैन इन्फोर्स इट। ये इसमें से निर्णय दिया गया। न्यायालय ने कहा कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड मीन्स द लॉ विल नॉट इन्फोर्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन इन्फेंट and a minor is allowed to enforce a contract beneficial to him and under which he is required to bear no obligations। इस राघवाचेरियर वर्सेस श्रीनिवास केस में कहा, ठीक है ना, कि अवैध के द्वारा किया गया करार शून्य है। इसका अर्थ यह होता है कि अवैध के विरुद्ध कोई संविदा लागू नहीं की जाएगी, लेकिन अवयस्क ने यदि अपना वचन पूरा कर दिया है और वयस्क पार्टी ने नहीं किया है, देन ये संविदा लागू की जाएगी। ये संविदा वैध मानकर इसको लागू किया जाए। कारण लॉ हैज प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन टू द माइनर, विधि ने ही उसे सुरक्षा प्रदान की है। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो ये विधि का बड़ा विचित्र परिणाम होगा कि अवयस्क ने अपना तो सब कुछ दे दिया, लेकिन जो वयस्क पार्टी है वो नहीं दे रही। तो ऐसी स्थिति वाले जो जितनी भी संविधाएं हैं उसमें मोहरी बीबी वाली रूलिंग लागू नहीं होगी, बल्कि यदि इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल टू द माइनर देन इट विल बी इन्फोर्स्ड। ये रूलिंग सामने आई। जितने भी करार जो अवैध के फायदे के लिए हैं, अर्थात जहां अवैध ने अपने वचन का पालन कर दिया है लेकिन वयस्क मेजर पार्टी ने नहीं किया है, तो इस करार को लागू किया जाएगा। ये अलग से ला जो है राघवाचार्य के केस में ये आया। और भी तमाम ऐसे केसेस आए और कई केसेस में न्यायालय ने तो यहाँ तक कहा कि ए माइनर में इन्फोर्स ए प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड इन हिज बिहाफ। और ये भी कहा न्यायालय ने कि देयर इज नो सच प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्टेड that minors cannot be the promisee, that the minor cannot accept the benefit। ऐसे केसेस तमाम आए कि उसको वचन ग्रहीता बनने से रोकने के लिए कोई प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और ना ऐसा ही प्रावधान है कि माइनर जो है लाभ को स्वीकार नहीं कर सकता है। इस संबंध में कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जो मैरिज से संबंधित, मैरिज की भी कॉन्ट्रैक्ट में चूंकि जितनी भी माइनर्स की मैरिज होती हैं उसमें से माता पिता बातचीत करते हैं, माइनर्स आर नॉट इन्वॉल्व। लेकिन माइनर का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज अगेंस्ट द माइनर कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ऑन द इंस्टेंस ऑफ द माइनर कैन बी इन्फोर्स्ड। मान लिया कि कोई लड़की नाबालिग है, लड़का बालिग है। अब वो लड़की इस शादी नहीं करना चाहती, अतः लड़की के इस संविदा को भंग करना चाहती है, तो न्यायालय उस माइनर लड़की के इंस्टांस पर इस संविदा को शून्य कर देगा, अर्थात इस संविदा को, शादी वाली संविदा को लागू नहीं करेगा। लेकिन यदि इसका उल्टा होता कि लड़का वयस्क था, लड़की नाबालिग थी, कि लड़का जो है इस संविदा को लागू नहीं करना, शादी नहीं करना चाहता, तो लड़की के कहने से उस लड़के के विरुद्ध इस संविदा को लागू किया जाएगा, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर विल बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट अदर पार्टी, अर्थात उस वयस्क के खिलाफ यह संविदा लागू की जाएगी। ये एक बात और इनमें से कि राइटिफिकेशन, राइटिफिकेशन जिसकी मीनिंग होती है हिंदी में अनुसमर्थन। अनुसमर्थन का अर्थ होता है इट रिलेट्स बैक, ठीक है ना, इट रिलेट्स बैक
फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। तो रेटिफिकेशन के संबंध में दिया है कि ए पर्सन कैन नॉट ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी ratify an agreement which was made during his infancy। यदि कोई व्यक्ति जब अवयस्क था, माइनर था, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसके बाद जब वो वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो अवयस्कता के दौरान किए गए करार की पुष्टि वो नहीं कर सकता। अर्थात रेटिफिकेशन का अर्थ होता है कि पूर्व में किए गए कार्य की पुष्टि करना। तो यदि नाबालिग जब था उस समय उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया और जब बालिग हो गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि वो नहीं कर सकता है, इसको रेटिफिकेशन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेड ड्यूरिंग द इन्फेंसी, ड्यूरिंग द माइनॉरिटी कैन नॉट बी रेटिफाइड व्हेन ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। दिस इज द लॉ। ठीक है ना। लेकिन उपाय उसका ये है कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी ही कैन मेक द फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट विद द फ्रेश कंसिडरेशन। नया संविदा कर लो और नया प्रतिफल हो, लेकिन ये नहीं कि प्रतिफल वही हो जो माइनॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के समय किया गया था। वो प्रतिफल नहीं होना चाहिए इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली। यदि ऐसा है तो भी करार जो है नहीं होगा। नए करार करो, नया प्रतिफल लो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लिया किसी अवयस्क ने संविदा किया जब वो अवयस्कता के दौरान, और जब वो वयस्क हो गया, बालिग हो गया, तब उसने क्या, बालिग होने के बाद उस करार की पुष्टि की और वो जो धन देना था वो धन दे दिया। और जब दे दिया तो उसे पता चला कि नहीं, उसमें तो देने के लिए मैं बाध्य नहीं था, और फिर केस करता है कि मैंने बालिग होने के बाद जो मैंने धन दिया वो मुझे वापस दिलाया। तो न्यायालय यहाँ पर अब उसकी ऐसे जो है केस को रिजेक्ट कर देगा। यदि किसी व्यक्ति ने वयस्क होने के बाद वो धन अदा कर दिया है तो फिर उस धन को वापस पाने के लिए न्यायालय से उसे कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक कैपेसिटिव कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। कल से नए टॉपिक को चालू करेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है उसको चालू करेंगे। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत। छोटू बंद करो इससे कि मैं कर दूं।